हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जल्दी से जुड़ जाइए, अब नीट का डिस्कशन होने जा रहा है। ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और टेस्ट नंबर 43। तो डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो डिस्कशन से पहले जो कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का डिस्कशन। और क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। आपको बताना है किसमें एडी करंट का इफेक्ट का यूज किसमें नहीं होता, नॉट यूज। और एनसीईआरटी में 4 यूज दे रखा है भाई, 4 यूज दे रखा है। बताना है कौन सा इसमें यूज नहीं होता। पहला है इंडक्शन फर्नेस, ये यूज होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, ये भी दे रखा, फास्ट ट्रेन में ये भी दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग में इसका यूज होता है, किसका, एडी करंट का। इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें इसका यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक हीटर में इसका यूज नहीं होता। इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में यूज होता है। तो याद रखेंगे, एडी करंट का यूज एनसीईआरटी में 4 दे रखा है, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और चौथा दे रखा है कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो आंसर पूछा कौन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक हीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडी करंट। अच्छा, एडी करंट के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट, एडी करंट आर अनडिजायरेबल इन ऑल एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ ऑल एप्लीकेशन, ऑल नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए यहाँ पर। अगर ये सम होता तो आंसर सही होता। तो पहला आंसर गलत हो गया क्योंकि ऑल एप्लीकेशन में लिखा है, तो सभी में इसकी ये ऑल होना यहाँ पर गलत है। दूसरा, एडी करंट आर डिजायरेबल इन ऑल एप्लीकेशन, इसमें भी डिजायरेबल ऑल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, तो सम एप्लीकेशन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, एडी करंट आर डिजायरेबल इन सम एप्लीकेशन, ये सही है। या इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एडी करंट आर अनडिजायरेबल इन सम एप्लीकेशन, तो सम एप्लीकेशन में अनडिजायरेबल या सम एप्लीकेशन में डिजायरेबल होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर 3rd। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। करेक्ट रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। एडी करंट का प्रोडक्शन के लिए बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। एडी करंट क्या होती है कि जब हम लोग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर जो कि कैसा होना चाहिए, बल्क पीस ऑफ कंडक्टर को अगर उसमें हम लोग ऑसिलेट कराते हैं तो वहां पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। और एडी करंट के कारण क्या हो जाता है, हीट कर जाता है, और वहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो बताना है मेन रीजन क्या होता है। आपको मालूम है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी बल्कि कंडक्टर को रखते हैं तो फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण इंड्यूस करंट उस कंडक्टर में फ्लो करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। तो इसमें रीजन बताना है, इसमें रीजन आपको बताना है कि कौन सा रीजन सही है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो आंसर सही होता। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, इसके कारण एडी करंट। तो फ्लक्स में चेंज होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू एरिया। तो यहाँ पर क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूस्टर्स लॉ इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है कि अगर कोई सरफेस है और यहाँ पर जो रे आ रही है वो अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन से आए तो जो अनपोलराइज लाइट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लेन पोलराइज लाइट में। कन्वर्ट किस में होती है, प्लेन पोलराइज लाइट में। तो ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टिंग लाइट। ये प्लेन पोलराइज होती है, ठीक है ना।
और जो यहाँ से रिफ्रैक्टिव यहाँ पर होता है वो हमारा होता है पार्शियली पोलराइज होती है, रिफ्रैक्टेड वाली पार्शियली पोलराइज्ड होती है ना। और ये एंगल कितना होता है, अगर ये एंगल ऑफ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होगा तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ है। अब चलो आंसर देखते हैं। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर होता है, tan थीटा पी, जहां पर थीटा पी एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है, इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर tan IP, IP जहां पर एंगल है पोलराइजेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। लाइट इमिटिंग डायोड LED, LED क्या कन्वर्ट करता है, देखो LED जो हमारे घरों में लगी है उसमें लाइट जाती है और मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है और वो कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है सोलर सेल, ठीक है ना, ये सोलर सेल है, ये दो है, ये है LED। थर्मल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, तो थर्मल यानी कि जो हीट करने पे एनर्जी आती है, तो लाइट एनर्जी। तो बहुत से जैसे बल्ब है, बल्ब में भी थर्मल क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस गर्म होता है और वो लाइट एनर्जी आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां होती है। तो ये दो याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में LED ये कन्वर्ट करता है। जरा देखें भाई, सोलर सेल जल्दी से बताएं, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होता है कि रिवर्स बाइसिंग होती है, सोलर सेल अनबाइसिंग होती है, ध्यान रखेंगे अनबाइसिंग। LED के बारे में बताना भाई, LED फॉरवर्ड बाइसिंग की रिवर्स बाइसिंग, जल्दी से बताओ भाई। LED फॉरवर्ड बाइसिंग, चलो ठीक है ना। एक और हम लोग पढ़ते हैं फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड एनसीईआरटी में दे रखा है भाई। फोटोडायोड जो है वो डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल को, यूज्ड इन डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में हम लोग यूज करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं फोटोडायोड का, ठीक है ना। और ये हमारा बताओ भाई किस में लगता है, रिवर्स बाइसिंग में यूज होता है, रिवर्स बाइसिंग में ध्यान रखेंगे। रिवर्स बाइसिंग यहाँ पर होता है फोटोडायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग होता है LED, सोलर सेल अनबाइसिंग होता है। जेना डायोड भी रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो ये जरूर याद रखेंगे, बाइसिंग कौन फॉरवर्ड बाइसिंग, कौन सा रिवर्स बाइसिंग है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब पढ़ चुके होंगे आप लोग को। यहाँ पर दो गैप होता है, लेफ्ट साइड का गैप और एक होता है हमारा राइट साइड में गैप। और यहाँ पर एक वायर होता है जो कि कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का, 1 मीटर का वायर होता है। ये हमारा AB होता है और ये जिसका रेजिस्टेंस मालूम है उसको लेफ्ट गैप में लगाते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको राइट गैप में लगाते हैं। एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर जॉकी की सहायता से नल पॉइंट देखते हैं और ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मीटर ब्रिज का, और मीटर ब्रिज में कॉन्सेप्ट होता है R/L बराबर क्या लिखते हैं, S/100 - L बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। चलिए अगला करते हैं, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू राइट गैप रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने बनाया था लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस और ये राइट गैप रेजिस्टेंस हो गया, ये मीटर वायर हो गया, इसकी रेजिस्टेंस का रेशियो ये है, मान लेते हैं R, ये है S, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गया L, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गया 100 - L, है ना।
चलो R बाई एस, अगर हम लोग इसको बनाए R बाई एस बराबर क्या लिखोगे, L अपान 100 माइनस एल। R बाई एस का रेशियो दिया है 2:3, तो 2:3 बराबर हो गया हमारा L अपान 100 माइनस एल। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा 3L बराबर आ गया 200 माइनस 2L, ये 5L हो गया, 5L बराबर 200, तो L बराबर हो गया 40, तो बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट, लेफ्ट से बताना है, फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से, यहां से लेफ्ट से, यानी L की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में L कितना आ जाएगा, 40। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए से, देखो ध्यान से, ए से यहां पर जब जाएंगे तो इस जंक्शन पे देखो जरा ध्यान से, यहां पर और यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, इसका मतलब ये जो सर्किट है, ये सर्किट यूजलेस है, इसको हटा दो, ये सर्किट में करंट नहीं जाएगी, इस सर्किट में करंट नहीं जाएगी, करंट सीधे सीधे निकल जाएगी, तो ये दो रेजिस्टेंस R प्लस R ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में, आंसर हो जाएगा 2R हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, मेटल वायर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे तो R बराबर होता है रो L बाई ए, वायर का लेंथ डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वायर है, R इंटू रो इंटू 2L अपान, ये क्या लिखोगे, एरिया, यहाँ पर पहले वाले का वायर का हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, अब देखो ध्यान से, रो को बदल दो, रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सिग्मा, क्योंकि क्वेश्चन में किसमें बताना है, कंडक्टिविटी, तो रो बराबर होता है 1 अपान सिग्मा, तो रो की जगह पर सिग्मा कर देंगे, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 2L अपान सिग्मा इंटू ए। ठीक है, बराबर क्या लिखोगे, L अपान सिग्मा 1 इंटू ए प्लस L अपान सिग्मा 2 इंटू ए। ठीक है ना, हमको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो L से ये कॉमन होके कट जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, A से A कट जाएगा, तो 2 अपान सिग्मा बराबर हो गया 1 अपान सिग्मा 1 प्लस 1 अपान सिग्मा 2, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे रेजिस्टेंस, दो वायर है, दोनों को जोड़ दें, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला सीरीज में R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस रो L बाई ए होता है, और रो को हम लोग बदल सकते हैं 1 अपान कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के फॉर्म में आंसर बना लेंगे। चलिए कल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देयर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10, 20, 30 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1 अपान पैरेलल में वैल्यू निकालेंगे, 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 20 प्लस 1 अपान 30, एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ये एलसीएम हो जाएगा 60, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो R पैरेलल में कितना आ गया हमारे पास, 60/11, तो 60/11 इसका पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब 6 वोल्ट बैटरी से अगर जुड़ा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट होता है V/R नेट, R 6 अपान R नेट की वैल्यू 60 अपान 11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11/10, तो आंसर हो जाएगा 1.1 एम्पियर, तो 1.1 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा, थर्ड। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट, तो टेंजेंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लो ये रिंग है और रिंग का टेंजेंट जो होता है उसी प्लेन में होगा, कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब इसी प्लेन में लिखना है, ये लाइन हो गई टेंजेंट की सीधी वाली लाइन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो यहाँ पर I डायामीटर प्लस mr स्क्वायर लिखते हैं, डायामीटर कितना होता है भाई, डायामीटर, तो ICM का वैल्यू mr स्क्वायर, डायामीटर का mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हमारा वैल्यू आ गया हमारा टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ पे बताना है सेंटर ऑफ रिंग पे पास हो, जैसे ICM की वैल्यू,
तो आपको मालूम है ICM रिंग के लिए होता है mr², ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जरा देखो, ये mr² का वैल्यू I टेंजेंट पे दे रखा है 3, तो क्वेश्चन में mr² निकालना है। तो mr² बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो mr² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो टेंजेंट पे 3/2 mr², उसकी वैल्यू 3 है, mr² की वैल्यू बताना है, तो ये वैल्यू 2 के बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है वो 2 डायमेंशन 2D बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D दोनों के लिए अप्लाई होती है। चलो, तो 2 डायमेंशन बॉडी कौन सा है, डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/2। तो इसकी थिकनेस देखो r/2 हो गई, रेडियस के कंपेयर में आधी है, तो इसमें यूज नहीं करेंगे। बहुत 2 डायमेंशन बॉडी जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। रिंग हैविंग रेडियस एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये 2 डायमेंशन बॉडी कहलाएगा। सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, तो ये 3 डायमेंशन बॉडी है, तो ये भी हमारा 3 डायमेंशन हो जाएगा। ये 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, ठीक है ना, और क्यूब भी 3 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन बॉडी के लिए ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 प्लेयर इन ए फील्ड आर रनिंग विद द सेम वेलोसिटी। तो 2 प्लेयर हैं, दोनों की वेलोसिटीज v है, लेकिन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है। तो ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वन प्लेयर विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये 1 है, ये 2 है, वेलोसिटी ऑफ वन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको लिखेंगे v1 माइनस v2 वेक्टर के फॉर्म में। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो v प्लस v करके आंसर लिखेंगे 2v। तो रिलेटिव, ये फार्मूला होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वैल्यू घट जाती। चलो अगला करते हैं कुछ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2v। क्वेश्चन नंबर 14, ए फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है और p बराबर है a का पावर 1/2, b का पावर 2, c का पावर 3, d का पावर -4। हमको निकालना है रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ABCD में दे रखा है परसेंटेज एरर इन P। तो परसेंटेज एरर इन P बराबर हो गया 1/2 परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस पावर को आगे लिखो 3 परसेंटेज एरर इन C प्लस 4 इंटू परसेंटेज एरर इन D। चलो वैल्यू रख देते हैं 1/2 परसेंटेज एरर इन A कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2%, प्लस 2 परसेंटेज एरर इन B 1%, प्लस 3 परसेंटेज एरर इन C 3%, प्लस 4 परसेंटेज एरर इन D 5%। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू 1 आ गया, प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20 ये हो गया 9 29 30 32, तो आंसर हो गया 32.7 का यहाँ पर एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। फर्स्ट 2 लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन रेजोनेंस कॉलम मेथड वेयर फाउंड टू बी 23.2 सेंटीमीटर एंड 76.4 सेंटीमीटर। द एंड करेक्शन ऑफ द ट्यूब, एंड करेक्शन जो होता है वो होता है हमारा L1 माइनस 3 L2 अपॉन 2। चलो L1 पहला यहाँ पर लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये L2 माइनस, ये होता है L2 माइनस 3 L1 अपॉन 2। ये एंड करेक्शन का फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं। L2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 76.4 माइनस 3, L1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 23.2 और डिवाइड करना है 2 से, कितना आ जाएगा वैल्यू देखो ध्यान से। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो और इसको घटाएंगे, 3 दूने 6, 14 में से 6 गया 8, चलो ये हो गया 3 त्रिका 9, 9 में से 6 गया, मतलब यहाँ 15 और 6, तो 15 में से 9, यानी कि ये वैल्यू आ गया 6, ठीक है ना, 3 दूने 6, तो यहाँ पर 6.8/2, तो आंसर हो गया
3.4, तो आंसर इसका आएगा 3.4 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन का ये फार्मूला होता है और E बराबर 0.6 R भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, ए यूनिफॉर्म मीटर रोल ऑफ वेट W सपोर्टेड ऑन ए फलक्रम। यहाँ पर W वेट सपोर्ट कर रहा है इस फलक्रम पे, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये दूरी सेंटर है, सेंटर से ये दूरी L1 है और इधर से दूरी यहाँ पर L2 है। क्वेश्चन में बताना है, तो देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, W है ना, इस पे सपोर्ट कर रहा है तो इस पे ऊपर की ओर लगेगा ये। अब यहाँ पे टार्क बैलेंस कराएंगे अबाउट यू, तो टार्क अबाउट O चेक कर लेते हैं। टार्क अबाउट O, तो ये वाला जो टार्क लगेगा वो हमारा कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर क्लॉकवाइज टार्क। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ये वाला हो जाएगा W इंटू I1 बराबर क्लॉकवाइज टार्क ये होगा, और ये हो गया दूरी हो गया I2 और फोर्स लग रहा है E, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमको बताना है W और E में रिलेशन। तो W बराबर क्या गया भाई, W बराबर E I2 अपान I1। अब क्वेश्चन में I2 की वैल्यू आपको दिख भी रहा है, ज्यादा है, तो I2 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब W की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। W की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो ध्यान से, I2 इज ग्रेटर देन है I1, तो अगर I2 ज्यादा होगा तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन E हो जाएगा। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, W इज ग्रेटर देन E, ठीक है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट डायमेंशन फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टोक्स लॉ होता है 6 पाई ईटा RV, ईटा की वैल्यू निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये हो जाएगा F अपान RV। F होता है फोर्स MLT माइनस 2, R हो गया लेंथ और V हो गया LT माइनस 1, L से L कैंसिल हो गया, फार्मूला बना M L माइनस 1 और T माइनस 1, ML माइनस 1 T माइनस 1, याद रखना है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एमंग द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोथ मिलीमीटर एंड माइक्रोमीटर हैव सेम रेजिस्टेंस। मिलीमीटर और माइक्रोमीटर का रेजिस्टेंस सेम होता है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है ना। दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब बताना है किसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा। देखो माइक्रोमीटर में करंट बहुत कम होती है और इसका रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगा। तो माइक्रोमीटर और मिलीमीटर में माइक्रोमीटर हैव हायर रेजिस्टेंस देन मिलीमीटर। मिलीमीटर में रेजिस्टेंस, मिलीमीटर के कंपेयर में माइक्रोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड ऑफ कर्व लिक्विड सरफेस। तो आपको मालूम है, अगर मान लो कि ये सरफेस ऐसा है तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, एक्सेस प्रेशर, और एक्सेस प्रेशर जो प्रेशर डिफरेंस होता है वही कहलाता है, और ये होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण आता है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2T/R के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन a circuit of finding the resistance of galvanometer by half deflection। तो ये गैल्वेनोमीटर है, सीरीज में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू 11 किलो ओम है, 11 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है, और द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, और बैटरी है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। The figure of merit of galvanometer is just 60 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन इन एब्सेंस ऑफ शंट। देखो यहाँ पर जो शंट होता है, यहाँ पे शंट लगाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, शंट यहाँ से एब्सेंट है, इसको हटा दो। अगर शंट यहाँ से एब्सेंट है, गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, 9 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है, तो बताना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, पहले तो देख लेते हैं कितने डिवीजन है,
9 डिवीजन। तो पहले हम लोग करंट निकाल लें, गैल्वेनोमीटर की करंट, आईजी की वैल्यू क्या होगी, आईजी होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने डिफ्लेक्शन, थीटा कितना है, 9 डिवीजन है, तो 9 डिवीजन की करंट कितनी होगी। अच्छा, एक डिवीजन की करंट दे रखी है, 1 डिवीजन की करंट है, 1 डिवीजन में कितनी करंट है, 60 माइक्रो एम्पियर। तो कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन की करंट हो जाएगी ये हमारी 60 इंटू 9 माइक्रो एम्पियर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आईजी, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। तो हमारे पास आईजी की वैल्यू आ गई कितनी, 540 माइक्रो एम्पियर। चलो करंट की इक्वेशन यहां बनाएं, तो करंट यहां से ऐसे जाएगा आई, तो जो करंट है उसको आईजी लिखेंगे, तो करंट आईजी बराबर हो गया, रेजिस्टेंस देखो ये वाला रेजिस्टेंस ये सीरीज में हो गया, तो V बाई आर नेट, आर है 111 किलो, तो ये 10 की पावर 3 करेंगे, इनटू क्या लिखो प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, आईजी की वैल्यू है 540 माइक्रो 10 की पावर -6, वोल्टेज की वैल्यू 6 अपान 11 इंटू 10 की पावर 3 प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 90 टू 10 की पावर 6 हो गया, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11 इंटू 10 की पावर 3 प्लस G बराबर आ गया हमारे पास 1/90, 1/90 ऊपर जाके 10 की पावर 6, ठीक है ना। G की वैल्यू निकालना है, तो G की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो इसमें निकल के आ रहा है वो 1/9 किलो ओम आएगा, 1/9 किलो ओम यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है कि ये जो करंट है उसको देख लो, करंट यहाँ पर आईजी के बराबर जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाती है, आईजी के बराबर। तो आईजी की करंट निकालने के लिए आपको याद रखना है, आईजी बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालने के लिए आप देखेंगे कि एक डिफ्लेक्शन की करंट कितनी है, 60 माइक्रो एम्पियर, तो टोटल डिवीजन कितने हैं, 9, तो 9 डिवीजन की जो करंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और वैल्यू को रखना है करंट की इक्वेशन में, सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 1/9 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑब्जेक्ट इज ए प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में एक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखना है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पे रखना है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रखना है हमको 60 सेंटीमीटर दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर से। आगे बोला गया द प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस कवरिंग द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पे यूज करना है। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज 40, लोअर पार्ट में यहाँ पर प्लेन मिरर को रखना है, ये प्लेन मिरर को रखना है जिससे कि कॉन्वेक्स मिरर का लोअर पार्ट क्या हो जाए, ढक जाए। ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो ये दूरी क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दूरी पे है। आपको मालूम है प्लेन मिरर से इमेज उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इस मिरर से इमेज की दूरी देखा जाए, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये दूरी हो गई हमारी 20, तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इमेज इधर यहाँ कहीं बनेगा, जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर, तो ये दूरी हो गई यहाँ पर 20, तो इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर दूरी पे। अब क्वेश्चन में बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लें फिर रेडियस निकालेंगे। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का कैसे निकालते हैं, मिरर का फार्मूला यूज करके 1/f = 1/v - 1/u। मिरर है तो मिरर में प्लस लगाएंगे। चलो फार्मूला लिखते हैं, इमेज बन रही कितनी दूरी पे, इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पे, तो प्लस का 20 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इस लेंस मिरर से
60 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/60, ठीक है। देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द इमेज का मतलब हुआ जो इमेज बन रही है दोनों की, मतलब इस प्लेन मिरर और इस कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है एक ही पॉइंट पे बन रही है। तो एक ही पॉइंट पे इमेज तभी बन रहेगी जब यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर दूरी यहाँ से 40 है तो इस प्लेन मिरर से अगर ये इमेज बनेगी कितनी दूरी पे, 40 पे, तो कॉन्वेक्स मिरर से भी यहीं पर इमेज बनेगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। सॉल्व करते हैं इसको। 60 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3 - 1, तो 2/60 यानी फोकल लेंथ आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आई किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। फोकल लेंथ मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। फोकल लेंथ होता है r/2, तो r की वैल्यू लिखेंगे तो r बराबर हो गया 2f, f की वैल्यू 30 है, तो 2 × 30 मतलब हो गया 60 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फोकल लेंथ पूछा जाता है तो आंसर हो जाता 30 सेंटीमीटर। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड यानी सेमीकंडक्टर के लिए आपको ग्राफ बताना है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आपको मालूम है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व में सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए ये कर्व कैसा बनता है, तो ये वाला होता है जहां पर ये वाले वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं कट इन, इसी को नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये वाला वोल्टेज हमारा कट इन वोल्टेज कहलाता है और इधर वाला कट ऑफ वोल्टेज कहलाता है। और कट इसी रीजन में हम लोग जेनर डायोड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होता है, पहला आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। The dimension of rectangular block measured with vernier calipers having least count 0.1 millimeter is 5 millimeter, 10 and 10 millimeter. Maximum percentage error in the volume. Volume का मतलब हुआ length into breadth into height. अब इसमें एरर में लिखे तो डेल्टा V/B, परसेंटेज में लिखना है तो ये डेल्टा V हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा L/L प्लस डेल्टा V/B प्लस डेल्टा H/H, और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। अब डेल्टा L को क्या बोलते हैं, इसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट इसमें दे रखा है 0.1, तो सभी जगह पर 0.1 करेंगे, तो 0.1/L। L की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5 मिलीमीटर, तो ये हो गया 0.1/5। 0.1/B, B की वैल्यू कितना रखेंगे, 10, और यहाँ पर H की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.1, इसका लीस्ट काउंट अपान H की वैल्यू 10। पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, अब वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो 0.1 का 100 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 5, और ऊपर 10 है तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो ये वाला वैल्यू 10 और 10 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 100 से करेंगे तो 10/10, यहाँ पर 1 हो जाएगा। टोटल परसेंटेज एरर निकालना है तो 4%। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट ध्यान रखेंगे, लीस्ट काउंट का मतलब एब्सोल्यूट एरर, तो जितनी भी डेल्टा वाली वैल्यू है वो एब्सोल्यूट एरर कराएगी, और इसी लीस्ट काउंट को इसके प्लेस पे रख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में चलो यहाँ पर दे रखा है एक माइक्रोमीटर है, लीस्ट काउंट यहाँ पर दे रखा है, स्क्रू गेज यानी माइक्रोमीटर दे रखा है, और इसका लीस्ट काउंट दे रखा है, और जब इनके फेस को टच कराया जा रहा है तो ओनली 0 मार्किंग ऑफ मेन स्केल इज विजुअल, तो इसमें केवल 0 मेन स्केल का दिख रहा है। ये हमारा होता है मेन स्केल, और ये वाला होता है हमारा सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल का जो 6th डिवीजन है, यहाँ पर 6th डिवीजन सर्कुलर का, वो रेफरेंस लाइन, इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये जो हमारी बीच की कलर वाली लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे सर्कुलर का 6th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। हमको बताना है 0 एरर इसमें अगर है तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 0 एरर तब होगा जब मेन स्केल का 0 और अगर मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एक ही लाइन पे होंगे तो अब इसमें नो 0 एरर होगा, तब 0 एरर नहीं होता। अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल से नीचे हो, जैसे इस फिगर में
मेन स्केल का 0 यहाँ पर देखो और सर्कुलर स्केल का 0 देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से नीचे की ओर है। तो अगर नीचे की ओर मेन स्केल के 0 से होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव 0 एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर होगा। तो यानी कि इस फिगर में जो एरर है वो पॉजिटिव 0 एरर है, और पॉजिटिव 0 एरर में तो ये दोनों आंसर हटा दो, निगेटिव 0 एरर दिया है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से नीचे की ओर है, तो 0 पॉजिटिव एरर होगा। वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस के कोइंसाइड कर रहा है, तो 6 डिवीजन है, तो यहाँ पर डिवीजन की वैल्यू लिखेंगे 6 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट है 0.02, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.12 मिलीमीटर पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव का 0 एरर है, आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 25 क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया है और ये ग्राफ डेल्टा एल है एक्सटेंशन, और ये इधर है वेट डब्ल्यू के फॉर्म में ग्राफ बना है। बताना यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, तो ये हुक्स लॉ से हम पढ़ते हैं, तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहाँ पर क्या है W, लोड यहाँ पर है W, और एरिया को लिखेंगे A। स्ट्रेन को लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, ग्राफ में W और डेल्टा L यहाँ पर दे रखा है, तो इसको डेल्टा L लिखें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं W अपॉन डेल्टा L, L अपॉन A, ये हो गया। तो W की वैल्यू अगर 80 है उस समय डेल्टा L की वैल्यू ये है हमारा 4, तो 4 इंटू 10⁻⁴ है। तो जो स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ से लिख सकते हो, अगर यहाँ पर हम लोग W की वैल्यू 20 रखें तो डेल्टा L की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर हम लोग W की वैल्यू 40 रखें तो L की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, अगर हम लोग 60 रखेंगे तो 3 रखना पड़ेगा, ऐसे रख के तो किसी भी लाइन से हम लोग निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे। चलो अगर W की वैल्यू हम लोग 20 रखें तो उसके क्रॉस में डेल्टा L का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर, तो वायर का लेंथ 1 मीटर। एरिया क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻⁶, तो 20 अपॉन 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, तो 20 इंटू प्लस का 10 हो गया, आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11। तो 2 इंटू 10⁻11 इसमें पहला आंसर होगा। दूसरे आंसर में यहाँ पर चेंज करा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों आंसर मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो गया 2 इंटू 10⁻11 सेकेंड में। तो आंसर हम लोग का जो आएगा वो पहला आंसर सही करेंगे, 2 इंटू 10⁻11, ठीक है भाई। तो ये था आज का हम लोग का डिस्कशन 1 से 25। उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करना, और अगर कुछ आपको इसमें और एडिशनल चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करेंगे, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, ये आज का टेस्ट का डिस्कशन था, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बच्चों अभी वसीम सर ने आपको 1 से 25 तक के सॉल्यूशन कराए आज के पेपर के, और ये एडिशनल टॉपिक का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैं आपको 26 से इसका करवाता हूँ सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं, ए मैन मूव्स ऑन ए साइकिल विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल हिम with velocity vertically। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ये देखो लिखा है ना, appears to come for, appears to fall to him with velocity vertically। तो ये कैसी वेलोसिटी है, वर्टिकल है, और ये 6 किलोमीटर पर आवर है, और साथ में appears to fall to him का मतलब है ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन है। अगर हम लिख देते रेन फॉल्स वर्टिकली तो वो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाती, appears to मैन है मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या होगी, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें ये वेलोसिटी ऑफ रेन को कैलकुलेट करना है ये। तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन और प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब हम बस दोनों को वेक्टर ऐड करना है, बहुत ही इजीली ये ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ये है, और मैन चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो मैन तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, मैंने ट्रायंगल लगाया है, फर्स्ट इसके हेड पे दूसरा, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसका मैग्नीट्यूड ये 6 है, ये 8 है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इट विल बी अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर यूनिट में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मोस्टली रेन और मैन दे के रिलेटिव पूछते हैं, इसमें रिलेटिव दे करके एक्चुअल पूछ लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये 27 भी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये एडिशनल टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नेम्स के क्वेश्चन में है। तो ए पर्सन स्विम्स इन ए रिवर एमिंग टू एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो सबसे पहले एक रिवर बनाते हैं, ये रिवर बनाते हैं, और सपोज यहां से कोई ये पर्सन चलना शुरू करता है ए से, और इसका एम क्या है कि ये ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, मतलब बी पर वो पहुंचना चाहता है। तो इसका मतलब है कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। His speed of swimming is 1 at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water is, तो ये वो किस डायरेक्शन में तैरता है ये दे दिया है, दिस इज 1 और ये एंगल 120 है। और डेफिनेटली जो रिवर फ्लो कर रही है, रिवर की वेलोसिटी इधर होगी जिस तरफ ये नदी फ्लो कर रही है। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट कर दिए जाएं। इसके दो कंपोनेंट हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा। अब ये 1 है, ये एंगल 120 है, तो ये 30 होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारे पास 1 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1 sin 30, और रिजल्टेंट इसी तरफ चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट इससे कैंसिल होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 1 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये 0.5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास सेकेंड आंसर है। दूसरा चीज इसमें ये पूछ सकते हैं जो पूछी नहीं गई है कि इस कितने समय में वो पहुंच जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए हो जाएगी, और इस विड्थ ऑफ द रिवर को जब इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी यानी d1 cos 30 से डिवाइड करोगे तो वो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर आ जाएगा, और ये मिनिमम टाइम नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब मिनिमम में क्रॉस करना होता है तो तैरा ऐसे जाता है, लेकिन पर्सन जाता है इस तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड इसका आंसर था। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through midpoint and perpendicular to the length is I naught। तो यानी ये मेरे पास रॉड है, थिन है, इसका मास m है, लेंथ L है, एक्सिस कौन सी ली गई है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, तो ये एक्सिस हो गई, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I naught है।
its moment of inertia about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length। तो जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है वो ये एक्सिस है और इसको आप आई मान लीजिए। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन है क्योंकि दीज टू एक्सिस आर पैरेलल और ये इसके सेंटर ऑफ मास से भी जा रही है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है आई बराबर आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है जो इस एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। तो दैट इज आई नॉट और m और यहाँ l देख लेना, ये मिडिल पॉइंट है तो ये l/2 हो जाएगा। तो l/2 का होल स्क्वायर, तो ये आई नॉट प्लस ml स्क्वायर बाई 4। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन ये है और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि I0 की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 12 होती है, वो रख दोगे तो ये वाली ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगी। बट यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना था इसलिए ऐसे किया गया है। क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही इजी है। अब ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है और इसमें भी पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो ए सॉलिड एंड ए हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड आइडेंटिकल इन साइज। तो मैं दो स्फीयर बना लेता हूँ, एक ये सॉलिड स्फीयर है और इसलिए इसको हम ऐसे से बीच से थोड़ा रंग वंग भी देते हैं, और एक हॉलो स्फीयर है, दोनों का साइज सेम है मतलब रेडियस आर सेम है और मास भी सेम है, ये भी मास भी सेम है। एक सॉलिड है एक हॉलो है और मास भी उनके सेम है और रेडियस भी सेम है। पुट टुगेदर इन कांटेक्ट, इनको कांटेक्ट में जोड़ दिया गया है। तो चलिए तो इनको कांटेक्ट में ऐसे जोड़ दिया गया है ये। और एक एक्सिस ली गई है जो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन passing through its center of mass which is also perpendicular to the line joining the center of the sphere। तो this is a tough question, ये थोड़ा सा लेंथी है। फिर से देखते हैं, सॉलिड स्फीयर है हॉलो स्फीयर है और सेम मास है और आइडेंटिकल इन साइज है, मतलब मास और रेडियस सेम है, कांटेक्ट में रखे गए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है एक लाइन के अबाउट जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जाती है और दोनों लाइनों को ज्वाइन करने वाले सेंटर के परपेंडिकुलर भी है। तो उतना लंबा भी नहीं है, आप जानते हैं ये एक ऐसे मैंने मिला लिया, ये दो इस टाइप के हैं, जैसे ये स्फीयर है तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, इनको मिलाया और ऐसे हमने इसको कर लिया इस तरीके से, परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एक्सिस हो गई। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr स्क्वायर इस लाइन के अबाउट, और ये हॉलो है तो इसका होगा 2/3 mr स्क्वायर। अब लाइन कैसी चाहिए? लाइन ऐसी चाहिए जो इनके सेंटर ऑफ मास से जाए और इसी के परपेंडिकुलर हो, यानी इन दोनों के पैरेलल हो।
तो अब दोनों के मास बराबर हैं, तो ये आर है, ये आर है, तो इनका मास यहाँ माना जाएगा, इसका यहाँ माना जाएगा। सेंटर ऑफ मास भी इनके कांटेक्ट पॉइंट पे आ जाएगा और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना है। तो सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा, 2/5 mr² और प्लस mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसके अबाउट निकाल रहे हैं। और फिर वही काम इसके लिए भी कर दीजिए, 2/3 mr² और ये mr²। तो ये हमने पूरा लिख दिया है ना। अब इसमें mr² कॉमन ले लो, तो देखो ये आ गया 2/5, वो आ गया 2/3 और साथ में mr² और mr², ये 2 हो गया। अब बस कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट कर लेना है। इसका एलसीएम 15 है, तो ये 6 हो जाएगा, 5 से 15 और ये भी 6 हो जाएगा और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 और 12 42 होता है। ओह, ये गड़बड़ है, ये 3 है तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा, 10। ओके, हाँ ये 3 था, ये 15 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 46/15 mr², फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। देख लीजिए, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के मास बराबर ना होते तो ये लंबा हो जाता, सेंटर ऑफ मास कहीं और आता तो इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत रहती, लेकिन दोनों के मास बराबर हैं तो सेंटर ऑफ मास वाली ये लाइन होगी और इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई और फिर इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई और फिर ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो बहुत ही क्यूटी सा क्वेश्चन है। The error in the measurement of volume is 25%. Then the error in the determination of area of the sphere. तो हमने मान लिया कि स्फीयर की रेडियस r है। सपोज रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, तो वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 πr³। तो परसेंटेज एरर डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 3 डेल्टा r/r। 100 ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कर दो और फिर सरफेस एरिया क्या होता है, ये 4πr² होता है। तो डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू 2 डेल्टा r/r। 100 फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 दिया गया है, तो इससे आप डेल्टा r/r निकाल सकते हैं। तो यहां पे रख दीजिए 27, डेल्टा v अपॉन v/100 बराबर 27 है, तो 3 डेल्टा r/r इंटू 100, तो डेल्टा r/r इंटू 100 हो गया 9, 27/3 9। और अब तुम्हें कैलकुलेट ये करना है और ये तुमको मालूम है ये 9 है, तो 18%, यहाँ 9 रख देंगे, इतना तो कर लोगे यार, ये 18% आ जाएगा। तो पहला आंसर आ गया है 30th का। तो वेरी इजी क्वेश्चन सारे इजी हैं और याद रखो कि जो एडिशनल टॉपिक आएंगे उनको क्वेश्चन इजी ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आप किस बिहाफ पे कठिन पूछ देंगे। एनसीईआरटी में वो आर्टिकल है नहीं, ठीक है, तुम लोग पुराने हो, बड़े अनुभवी हो, 8-10 साल का अनुभव है, 2-4 साल का है,
तो तुम्हारे पास तो पुरानी एनसीईआरटी है, लेकिन नए बच्चों के पास तो नहीं होगी। तो जो टॉपिक है और एनसीईआरटी में नहीं है, उनके टॉपिक वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा अंडरस्टूड रहता है। तो और इसीलिए क्वेश्चन भी इजी है। और ये तो देखो थ्योरी का है। The susceptibility of dia, para and ferromagnetic materials are XD, XP और XF. Then तो आपको ये रेक्टिफिकेशन है। अब अगर इसको समझाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन है, वो कोर्स में भी नहीं है। तो आपको मालूम है कि डायमैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, पैरा की पॉजिटिव होती है, और ये दोनों वन के बहुत ही क्लोज होती हैं, और फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज्यादा होती है। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सबसे कम उससे बड़ी पैरा, उससे बड़ी फेरो। ये ऑर्डर आपको याद करना है। ये माइनस में होती है, जैसे -0.5, -0.4, -0.3। ये प्लस में होती है, +0.4, +0.6, और ये तो बहुत ज्यादा होती है, जैसे आयरन की 5000 होती है, निकल की लगभग 3000 होती है, तो ये बहुत ज्यादा होती है। और अगला वाला क्वेश्चन, ये लॉजिक गेट्स है, ये भी सिलेबस से हट गया है, लेकिन ये बहुत बार हम लोग पूछ चुके हैं। इसका आंसर तुम चाहो तो बता सकते हो। देखो, इसका हमें आउटपुट का लॉजिक लिखना है, तो देख लो, ये ए है तो यहाँ पे ए आएगा, ये बी है लेकिन नॉट से होता हुआ बी आएगा, ये बी सीधे पहुंच गया, यहाँ बी आएगा, और यहाँ पे ए आ रहा है, और ये बार ए है। तो अब ये एंड गेट है, तो ये आ गया ए डॉट बी बार, और ये क्या आ गया, ए बार डॉट बी, और ये आर गेट है। तो आर गेट में ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ए डॉट बी बार, ये मैंने वेक्टर बना दिया, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ऐसा कोई दिख रहा है? ये सेकंड वाला दिख रहा है। फिनिश। अब यहाँ पे अगर उसका टाइम डायग्राम बनवा लिया तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट ठीक है। ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। 33 का, when percentage error in the measurement of mass and velocity are 3 and 5, the percentage error in kinetic energy, तो निकाल लो, k बराबर हाफ mv²। तो न्यूमेरिकल को असर्शन रीजन में बदला गया है, और अगर ऐसा आ जाए तो आप बहुत ही नसीब वाले हो, उतनी डीप थिंकिंग के इन्वॉल्व नहीं होगा, बस सॉल्व करो, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और नीचे वाले में सही फार्मूला दिया है तो रीजन है, अगर नहीं दिया है तो गलत है। तो ये हो जाएगा डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। अब वैल्यू रख दीजिए, ये है 3% और ये है 5%, तो 5 2 जा 10 और 13, तो भाई बिल्कुल सही है असर्शन। और ये भी देखिए बिल्कुल सही लिखा है, इसी फॉर्मूले से तो हमने निकाला है, तो रीजन भी सही है और यही उसका रीजन भी है। तो आंख मूंद करके ऑप्शन नंबर 1 दे दो। अगर असर्शन रीजन में न्यूमेरिकल आ जाए तो समझो तुम्हारी लॉटरी निकली है, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत 1 और 2 में होती है कि वो सही तो है, रीजन है कि नहीं, और ज्यादातर कंफ्यूजन उसी में रहता है। लेकिन अगर ऐसा मिल जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आए तो चांस मत छोड़ना। और ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, टेम्परेचर दिया हुआ है 2, और हमें ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, तो क्यूरी लॉ, पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरी लॉ क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, इसको जाई पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, तो जाई1/जाई2 इज इक्वल टू T2/T1।
तो एक तो जाई दिए ही हुआ है x1 और दूसरा वाला निकालने की तमन्ना है तो x2 है। तमन्ना पूरी कर दीजिए और थोड़ा कायदे से पूरी करिएगा। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, भूलिएगा मत कि मतलब 273 जोड़ना भी होता है। तो ये है 273 प्लस 30, तो ये नीचे आएगा 303 और ऊपर है 273 प्लस 333। ये तो भाई हमें भी जोड़ना पड़ेगा। अब कंप्यूटर थोड़ी ना है कि सब याद हो और रट के आते नहीं जैसे और टीचर चले आते हैं। 7 3 10 1, ये 606 आ गया और वेरी नाइस, नंबर अच्छे दिए गए थे। ये 2 आ गया तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू पहले की x/2 हो जाएगी, तो आंसर सेकंड हो गया। और मैं आपको इसको एक फ्रॉड तरीका बताता हूं करने का। फ्रॉड तरीका यह है कि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, तो अब बढ़ सकती नहीं है, वो भी नहीं रहेगी, कम होगी। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 1 से ज्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन मत करो, कम यही हो रही है। इसमें आप देख करके आंसर बता सकते थे। फिर ये क्वेश्चन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क पासिंग थ्रू ए टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क इज kmr²। तो ये डिस्क है और टेंजेंट है और इसके प्लेन के पैरेलल है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2 और इसके अबाउट होता है जो डायमीटर है इसके प्लेन में mr²/4 और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो ये डिस्टेंस r है, तो जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 प्लस mr², और कहते हैं ये है √5k। तो k की वैल्यू बतानी है। अच्छा नहीं सॉरी, ये है kmr²। वेरी नाइस। देखो mr² एक दूसरे से कट गए तो k बराबर आ गया 1/4 प्लस 1, तो 1/4 प्लस 1 ये आ गया 5/4। अब मुझे √5k बताना है, तो लो भाई √5 और k की वैल्यू रख दो 5/4, तो ये 25/4 हुआ तो 5/2 हो गया 5/2, फोर्थ ऑप्शन। 35 इज फोर्थ। तो ये 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं। दीज वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ लोग और भी आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि सिंपल है, लेकिन वास्तव में ये सिंपल ही है। अब इसको बताओ फॉलोइंग डायग्राम, तो ये कौन सा गेट है बच्चा? ये नॉर गेट है। हमने MR लिख दिया है, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नॉर गेट, नॉर भी नहीं है यार, नैंड है। ये नैंड कैसे? ये सीधा है ना, तो ये नैंड एंड वाला होगा। ये कुछ चंद्रमा के ऐसा होता है, कनकेव होता है, तब ये नॉर होता है। और ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट है और डिफ्यूज है, तो दिस इज नॉट डिफ्यूज्ड नैंड गेट, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। डिफ्यूजन का मतलब जानते हैं? नैंड गेट के तो 2 इनपुट होते हैं, इन दोनों को एक ही अगर दे दो तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये एंड गेट की तरह कैसे बिहेव करेगा? जैसे ये A है, मान लो ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये 0 दे देगा। और अगर 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये 1 देगा। तो 1 है तो 0 दे रहा है, 0 है तो 1 दे रहा है, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो नैंड और नॉट, तो ये एंड हो गया, ये पहला वाला आंसर हो गया। चलो भाई ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक नेटवर्क है, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे। लेकिन आप कहेंगे बताओ, तो हम बता रहे हैं। देखो ये सब शॉर्ट है ना, ये दिख नहीं रहा होगा, कलर बदल दे। देखो ये सब जुड़े हुए हैं ना, तो ये दो सीरीज, 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 और ये तीनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों। पहले तो एक का निकाल लो, 3 3 6 हो गया, ये सीरीज है। ये ऐसे है ना, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ऊपर भी 6 हो गया, नीचे भी 6 हो गया, और ये पैरेलल हो गए तो ये 3 हो गया। 1/6 + 1/6 = 1/r। तो इसका कितना आया? 3 आया। तो इसका भी बेचा 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, तो 3 बार 3 आ गया, 3 3 3, तो 9 हो गया, 9 हो, फोर्थ वाला। चलो नेक्स्ट में आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले तो ये जग करेक्शन में करा दूं। पहला वाला ये बेटा जो ठीक से दिख नहीं रहा है, ये 10 ओम है, और देखो एक ये क्यूब की शेप है, तो मैं क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैं क्यूब बना रहा हूं। ये देखो ये क्यूब है, और इसमें मैं एक चीज बताऊंगा कि ये अगर सपोज कर लो ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है, जैसे ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये सब आर है, तो इसके 3 केसेस होते हैं। जैसे ये बॉडी डायगोनल है, इधर से गया, इधर से गया, तो बेटा इक्विवेलेंट होता है 5/6 आर। तो अब अगर तुम्हें ये याद है तो कोई सिमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, और मैं अभी आपको इसमें एक न्यूमेरिक भी बताता हूं। ये एक्चुअली 3 तरह के केस बनते हैं। ये बॉडी डायगोनल है, और पहले इसको कर लें, ये रटा हुआ रिजल्ट हम लोग यूज कर लेते हैं, और कहते हैं वायर का रेजिस्टेंस R = 6 ओम है। तो कितना हुआ? 5/6 × 6, तो ये 5 ओम इसका आंसर आ गया। ये कर लिया। अब हो सकता है कि इसको लोग पूरा डेरिवेशन कराने लगे, तो पूरा डेरिवेशन में क्लास तो चल नहीं रही है। डेरिवेशन आपकी बुक्स में भी दिया है, स्कूल के टीचर्स भी कराते हैं क्लास में। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो शायद आपने नोटिस ना की हो। जैसे ये बॉडी डायगोनल है, तो ये 5/6 आ रहा है, और सपोज हम यहां से भेजें और यहां से निकाल दें, इसको फेस डायगोनल है, तो ये मालूम है कितना होता है? 3/4 आर होता है। और एक तीसरा तरीका और होता है, उसको मैं बिल्कुल डिफरेंट कलर से बताऊंगा। यहां से भेजें और किसी साइड के अलोंग निकाल दें, तो ये बेटा 7/12 आर होता है। तो ये बॉडी डायगोनल बिल्कुल आमने सामने वाला, ये फेस डायगोनल यहां से जा रही है स्काई कलर से, ब्लू कलर से, और इधर से निकल रही है, तो ये फेस का डायगोनल है, और ये साइड के अलावा इन तीनों को आप याद कर लो। और एक इसका न्यूमेरिक भी मैंने बनाया है,
वो न्यूमेरिक ये है F B S फॉर बैड स्टूडेंट्स। हम उन स्टूडेंट को बैड मान रहे हैं जिनको ये सिमेट्री लगा के सॉल्व करना नहीं आता। तो बैड स्टूडेंट के लिए, फॉर बैड स्टूडेंट्स क्या है, और बैड स्टूडेंट तो बैड ही होता है, वो गिनती लिखेगा। तो देखो 3 4 5 6 7, फिर भूल गया 12, तभी तो बैड। 8 लिख देगा तो अच्छा है। बैड स्टूडेंट इसको लिखेगा, 3 से लिखना शुरू किया, 3 4 5 6 7 12, तो ये लिख लिया हमने। और फेस डायगोनल के अलोंग 3/4 आर है, बॉडी डायगोनल के अलोंग 5/6 आर है, और साइड के अलोंग 7/12 आर है। तो इस तरीके से आप ये तीनों केस को याद रखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा और बहुत समय भी बचेगा। और बाकी अगर इसको सिमेट्री से सॉल्व करना सीखना है, किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करना है, तो वो फिर न्यूलाइट के और वीडियो देखना, रेजिस्टेंस पैरेलल में ये सब करवाया गया है, उसमें आपके क्लास में भी करवाया जाएगा। ये 39 वाला जो है, कहते हैं कि किसके अलोंग टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे ये P और Q है, तो इनके बीच में आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इनके बीच में आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे, देखिए P और Q के बीच में निकालिए। ये P जा रहा है, ये Q जा रहा है, तो ये हो गया R, और बेटा ये हो गया R/3, और ये R/2 हो गया, पैरेलल में है ना। तो R/3 और R/2 ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां पे हो गया R/3 प्लस R/2, ये रेजिस्टेंस है, और ये दोनों पैरेलल में। तो अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R/3 और R/2 का पैरेलल कितना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, सॉरी इन दोनों का ये सीरीज है, तो जोड़ देंगे, तो 6 कर लिया। इसको हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो ये बना 2R/6 प्लस 3R/6, 5R/6 ऊपर बना, और नीचे R बना। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, तो 1/r' बराबर 1/r, और प्लस 5R और 6 नीचे। तो यहाँ पे फिर हमने एक डिनोमिनेटर बराबर किया, ये 5 किया, ये 5 किया, तो R' बराबर आ जाएगा 5R/11। ये हमारा रेजिस्टेंस निकला, लेकिन ये तो P और Q के लिए निकला है। अब अगर Q और R के बीच में निकालना है, तो देखो कि क्या होगा कि हमारे पास ये, अब ये R/2 है, अगर हम इसके अक्रॉस निकालेंगे तो ये आएगा, ये और ये नीचे R/2 होगा, और ऊपर होगा R प्लस R/3। तो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, 4R/3 आ गया ये, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। और इसके लिए अगर निकालना है तो नीचे R/3 है, और ये R प्लस R/2 यानी 3R/2 है। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा आएगा, जैसे इसका भी कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा, तो किसी का छोटा आएगा और किसी का कम आएगा, तो ये इस तरीके से कैलकुलेटिव है।
यहाँ पर एक चालाकी करते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे, हम खाली ट्रिक बता देंगे तो कई बच्चे ये जरूर कहेंगे कि कैसे होगा, तो इसलिए बताया है। लेकिन अच्छे बच्चों के लिए ये सबने समझ लिया है ना। एक तरीका है कि हर साइड के अलोंग रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज पैरेलल करके निकालो, और उसके बाद फिर देखो। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, देख लीजिए दूसरा तरीका, वो और अच्छा आपको लगेगा। उसमें एक फैक्ट हम यूज करने जा रहे हैं कि अगर जैसे दो रेजिस्टेंस हैं, ये सब लोग जानते भी होंगे कि जैसे अगर ये दो रेजिस्टेंस हैं बच्चा, R1 R2, तो इक्विवेलेंट इन दोनों से छोटा होता है। इक्विवेलेंट इन दोनों से छोटा होता है। तो अगर हम P और Q के बीच में निकालेंगे तो देखो ये है R, और ये जो दूसरी वाली ब्रांच है वो R/3 और R/2, इन दोनों का सम, R/3 और R/2 का सम कितना आया था? हमने आपको बताया था, ये 5R/6 आया था। तो इन दोनों में ये छोटा है, तो ये 5R/6 से भी छोटा होगा। और अगर R हम QR के बीच में निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक तो ये R/2 है, और दूसरा जो है R + R/3, ये 4R/3 है। तो ये R/2 से छोटा होगा। तो ये 0.5R के बराबर है करीब, और ये छोटा वाला R/2 हो गया ना, ये तो बड़ा हो गया R से। और फिर अगर हम इसके अक्रॉस निकालेंगे तो वो R/3 से भी छोटा होगा। तो जब R/3 से छोटा होगा तो सबसे छोटा हो गया, तो PR के अक्रॉस मिनिमम होगा और इसके अक्रॉस मैक्सिमम होगा। तो वो भी आंसर P और Q आएगा। किसी किसी को ये लॉजिक नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए पहला वाला तरीका बेस्ट है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर? तो डायमैग्नेटिक्स की इंडिपेंडेंट होती है। डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ इस तरीके का आता है। पैरामैग्नेटिक के लिए ऐसे आता है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए शुरुआत में तो थोड़ा सा आर्बिट्री होता है, फिर एक के बाद ऐसे आता है। और जो फेराइट होता है ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इन दोनों में कुछ है ही नहीं, इसमें मैग्नेटिज्म होती ही नहीं है, या होती भी है तो नॉट नो। इन्हीं तीनों में आपको बताना है। ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है कि ऐसा भी कुछ होता है या वैसा भी कुछ होता है। तो डायमैग्नेटिक इसका आंसर है। तो ये भी रटने वाला क्वेश्चन था, नॉलेज बेस्ड। और लेड हैव द एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट लो पावर लैंप्स। तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की लाइन से उठाया है। जहां लेड लिखा है उसके नीचे 5 पॉइंट लिखे हैं, वाई लेड हैज मोर एडवांटेज। तो देखो इसमें 3 तो सही है ही नहीं है, 3 तो सही है ही है। कम वोल्टेज पे जल जाता है। देखो जो तुम्हारे घर में लेड वेड वाले बल्ब है, नॉर्मल उतनी रोशनी मिलती है 60 वाट 30 वाट से, तो लेड वाले में वो कम से ही मिल जाती है। जल्दी जलता हो बुझता है, क्योंकि पुराने जो हॉट कंडेंसेंट लैंप होते हैं वो पहले वायर गर्म होगा तब उससे रेडिएशन होगा। फास्ट एक्शन है, रिजिडनेस होती है, मतलब दे आर हैवी ड्यूटी। लेड वाले देखो जल्दी फ्यूज नहीं होते हैं। हमें याद है बचपन में जब वो फिलामेंट वाले बल्ब लगाते थे तो हर महीने 1-2 बदलवाते थे।
वोल्टेज अप डाउन हो गया तो और बदलते हैं, ये जल्दी फ्यूज नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये सब है, दो चार और हैं वो भी आप पढ़ लेना, उस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ना आप, हम चाहे तो बता दें, हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि पढ़ने से ज्यादा देर तक याद रहता है। और ये फिर है रिवर्स बाइस में कौन वर्क नहीं करता है, तो ये बेटा फॉरवर्ड बाइस में करता है, ये रिवर्स बाइस में करता है। सोलर सेल में कोई बाइस ही नहीं होती है, जीनर रिवर्स बाइस में करता है। तो थ्योरी क्लियर है, तो ठीक है। तो ये कौन नहीं करता है, तो फर्स्ट हो जाएगा 42 का लेट एमिटिंग डायोड, ये रिवर्स बाइस में वर्क नहीं करता है। ये सब बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। फोटो डिटेक्टर की तरह कौन यूज करता है, तो ये फोटो डायोड्स होते हैं। जीनो डायोड रेगुलेट करता है, ये ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ये लाइट देता है। फोटो डायोड में जब वो फ्रीक्वेंसी पड़ती है तो करंट बहती है, तो ये डिटेक्ट करता है। इट इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर्स, फोटो डायोड्स। ये सारे जो और एप्लीकेशंस है पीएन जंक्शन के, उस पे प्रॉपर्टीज पे पढ़ के क्वेश्चन बने हुए हैं। यूनिवर्सल गेट नॉर और नैंड दो होते हैं, नॉट नहीं होता है। नॉर यूनिवर्सल का मतलब क्या है, नॉर गेट से आप इनमें से कोई भी गेट बना सकते हो। तो ये काफी आपने लॉजिक गेट्स में देखा होगा, अगर आपके पास कोई गेट ना हो, अगर नॉर हो या नैंड हो, तो उनको आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रख के उसको एंड, आर और नॉट सबकी तरीके से यूज कर सकते हो। ये लॉजिक सिंबल नॉट गेट का है, आर गेट का ये होता है, नॉर गेट का ये रहता है, एंड गेट में ये डंडी सीधी हो जाती है, नैंड गेट में ये हो जाता है। तो सिंबल पर बेस था, आसान क्वेश्चन। क्या एनटीए में पेपर ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ज्यादा कठिन नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे 5-6 से ज्यादा नहीं होंगे, वही कठिन आ सकते हैं। बाकी ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये दो पार्टिकल्स हैं M1 और M2। तो पहले तो हम ओरिजिन बना लें। ये ओरिजिन है और एक है 0.70, तो ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये 7 0 है। और दो पार्टिकल्स हैं, एक 3i+4 जैसे चल रहा है और एक -4i+3 जैसे चल रहा है। तो वेलोसिटी को हम कंपोनेंट वाइज लिखेंगे, 3i और 4j। और इसकी है -4i और ये है 3j। क्या ये दोनों मिलेंगे? क्या ये दोनों मिल सकते हैं? तो मिलने की कंडीशन बता दें तुम्हें, किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिव निकाल लो। जैसे मान लो मैं इसको रेस्ट में मानता हूं और इसकी वेलोसिटी निकालता हूं इसके रिलेटिव, तो 3i - 4i, तो ये आ गई इधर 7i, और 4j - 3j इधर आ गया j। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई, इस टाइप की। तो ये तो स्टेशनरी है और इसके फ्रेम में ये ऐसे जा रहा है, यानी ये दोनों मिलेंगे नहीं। तो अगर नहीं मिलेंगे तो पहला वाला भी गलत, ये पहला वाला गलत हो गया, ये मिलेंगे नहीं। दे विल बी नियरेस्ट एट t = 1 सेकेंड।
तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने का मैंने एक तरीका बताया था। जैसे ये स्टेशनरी है और ये वेलोसिटी 7i है माइनस की, और ये खाली j है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कब होगी? जब ये ऐसे जा रहा है। इसका हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था, वो आपके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। ये ऐसे जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ये। तो नियरेस्ट कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और नियरेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि आप ये एंगल 90 है और ये 7 है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो ये 7 साइन थीटा होगी, ये 7 साइन थीटा होगी। और इसको हम ये, और साइन थीटा हम यहां से रख देंगे। ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो 1/7, 1/7। तो ये मेरे पास नियरेस्ट डिस्टेंस 1 मीटर आ रही है। नियरेस्ट डिस्टेंस इज 1 मीटर। कुछ मैंने गड़बड़ की है? हाँ, मैंने गड़बड़ किया। साइन थीटा के बदले में टेन थीटा ले लिया। तो साइन थीटा इज 1/√7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 7 डिवाइडेड बाई ये 50 है, तो 50 मतलब 5√2 है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, ये लगभग 0.98 मीटर होगी। ये 98 मीटर आ जाएगी। ये 7 है और 5√2 कितना होता है? थोड़ा सा कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7√2 और नीचे ये 10 हो गया है। तो 1.4 × 7/10, तो 0.98 मीटर आ गया। साइन थीटा ऐसे निकलेगा ना, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो ये 7 है, ये 1 है, तो √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और इसका मैंने शॉर्टकट ये बताया था कि जैसे ये 2 पॉइंट हैं, तो आप हमारे पास ये इनके बीच की डिस्टेंस ये जो थी, जो 7 थी यहाँ पे, d अपॉन, और इन दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर है, तो v पैरेलल का स्क्वायर और v परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये कर दीजिए, और v परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मतलब कर दीजिए। ये बहुत ही शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट नियरेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये तो सही हो गया कि वो नहीं मिलेंगे, और नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 0.98, तो ये सही है। दे विल नियरेस्ट एट 1, तो ये 1 नहीं आने वाला है। नियरेस्ट टाइम के लिए भी क्या करना पड़ेगा? आप ये डिस्टेंस निकालिए, दैट विल बी d साइन थीटा, और फिर अंडर रूट ये दैट विल बी d cos थीटा, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए इसी टर्म से। तो ये फार्मूला आता है d × पैरेलल वेलोसिटी अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और अगर इसको करेंगे तो 7 × 1 और यहाँ 50 आएगा, एंड दिस इज नॉट 1 सेकेंड। तो ये आंसर गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका सही है।
ये थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कैचिंग और मीटिंग वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, एक दो तो अच्छा देंगे ही, और जो भी बोलना अगर प्रॉब्लम होगी तो इस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो अलग से बनवा देंगे या बना देंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, तो यूनिफॉर्म इलिप्टिकल ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए होती है, तो इसके लिए तो अप्लाई हो जाएगी और इसके लिए भी हो जाएगी। एक प्लेन है ना, तो वो भी प्लेनर है, 3 डायमेंशनल स्पेस वालों के लिए नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं होगी, तो यही आंसर हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं खाली बॉडी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर कई पार्टिकल्स हैं लेकिन वो भी एक प्लेन में है, उनके लिए भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम चलती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल तो अभी बताया था, स्मॉल नेगेटिव और इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होती है, और स्मॉल पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ये किसी के लिए नहीं होता है। स्मॉल नेगेटिव ये भी किसी के लिए नहीं होता है, और ये भी किसी के लिए नहीं होता है। बाकी अगर लिख देते स्मॉल पॉजिटिव एंड डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट लिख देते तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और अगर लार्ज पॉजिटिव और डिपेंडेंट कर देते तो वो फेरोमैग्नेटिक हो जाता। चलिए नेक्स्ट में आइए। अब ये क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक 200 C है, द रेशियो ऑफ 300 C माइनस 400 CR। तो देखो क्यूरी वाइज इसमें लगेगा, ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC। और जो डिफरेंस है वो केल्विन में और सेल्सियस में सेम रहता है, डिफरेंस रिमेन सेम, चाहे दोनों को केल्विन में रखो चाहे दोनों को सेल्सियस में रखो। तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, पहले के लिए 300 है तो ये 300 माइनस 200 100 आएगा, और दूसरे के लिए ये 200 आएगा, तो आंसर 2:1 हो जाएगा। टू इज टू 1, 300 पे ज्यादा होगी और 400 पे कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर उसके बाद घटती है। इसको भी हम आराम से कर सकते थे, बस ये थोड़ा सा लोचा कर जाएगा, क्योंकि मालूम है टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगी, तो ये तो नहीं हो सकती। अब ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज I0 for an arbitrary body. There is another axis parallel to the center of mass at a distance x from it is Ix. तो ये कोई बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है I0, ये दूसरी डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे, तो हाउ मच इज Ix? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I0 प्लस mx स्क्वायर, और वो चाहते हैं dIx अपॉन dx। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका तो 0 हो गया, और ये x स्क्वायर है तो 2mx आ गया, तो प्रोपोर्शनल टू x है। आंसर फर्स्ट आ गया, दिस इज आंसर फर्स्ट। तो ये बेटा आपका पेपर था, और एडिशनल टॉपिक का था। पेपर ज्यादा टफ नहीं बनवाया, क्योंकि एडिशनल टॉपिक के मटेरियल नहीं अवेलेबल है, तो एनटीए उसका कोई बहुत अच्छा क्वेश्चंस नहीं रखता है, सिंपल रहते हैं। जो फंडा क्लियर है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस डिस्कशन, और होपफुली आपसे अगले में मिलेंगे। तो जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट।
अब हर पेपर में आपसे ऑल दी बेस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि नीट बहुत पास में है।